हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं देवेंद्र कुमार आप सभी प्यारे मित्रों का MLID स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं DLED चतुर्थ सेमेस्टर के गणित के बहुविकल्पीय प्रश्न का पार्ट 2 लेकर के आया हूं। दोस्तों इससे पहले आपने पार्ट 1 को देखा होगा। आशा करता हूं कि वो वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों आज शुरू करते हैं पार्ट 2 को और प्रश्न नंबर 18 को देखते हैं, क्योंकि दोस्तों पार्ट 1 में 17 प्रश्न करा दिए थे मैंने। पर अब देखते हैं प्रश्न नंबर 18 को। प्रश्न नंबर 18 है, वर्तमान में मीरा की माँ की आयु उसकी 4 गुनी है। 5 वर्ष बाद माँ की आयु मीरा की आयु की 3 गुनी हो रह जाएगी। दोनों की वर्तमान आयु क्या होगी? तो दोस्तों अगर विकल्प से करें तो यही देख लो, वर्तमान आयु में क्या बताया है कि जो माँ की आयु 4 गुनी है, तो अगर मीरा की 10 है तो माँ की 25 है, 2.5 गुनी हो पा रही है। यहाँ 25 और यहाँ 35 है, ये भी नहीं हो पा रही है। और यहाँ 15 तो 45, 3 गुनी हो रही है, 4 गुनी नहीं हो रही है। तो इसका उत्तर तो देखना हो तो ऐसे ही मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर इसे सॉल्व करने की बात करें तो सॉल्व कैसे करेंगे? मान लेते हैं कि मीरा की माँ की आयु x है, मीरा की माँ की आयु x है, ये माँ है, और मीरा की आयु मान लो मीरा की आयु y है। अब पहली शर्त क्या है कि माँ की आयु जो x है वो मीरा की आयु की 4 गुनी है। अब आगे कहा है दोस्तों 5 वर्ष बाद माँ की आयु, तो 5 वर्ष बाद तो दोस्तों माँ की आयु में 5 वर्ष जुड़ जाएंगे, क्योंकि 5 साल बढ़ जाएगी माँ। तो दोस्तों जब माँ 5 साल बढ़ जाएगी तो मीरा भी तो 5 साल बढ़ जाएगी, मीरा भी 5 साल बढ़ जाएगी। तो मीरा की आयु की 3 गुनी रह जाएगी। कितनी रह जाएगी दोस्तों? 3 गुनी। अब क्या करेंगे, यहाँ हो जाएगा x + 5, सॉरी x + 5 इजकल टू, यहाँ हो जाएगा दोस्तों 3 का गुणा 3y प्लस 3 पंजे 15। दोस्तों x का वैल्यू यहाँ 4y रख देंगे तो ये हो जाएगा 4y + 5 इजकल टू 3y + 15। दोस्तों पक्षांतर कर लेंगे, ये 3y इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो दोस्तों इसे देखते हैं, 4y + 5, ये था 4y + 5 इजकल टू 3y + 15। तो दोस्तों ये वाला इधर जब जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 4y - 3y इजकल टू 15। और दोस्तों ये वाला 5 जब इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 4y में से 3y घटेगा दोस्तों, 1y बचेगा, और 15 में से 5 जाएंगे तो ये बचेगा 10। तो दोस्तों यहाँ पे मीरा की आयु कितनी आ गई? 10 वर्ष, क्योंकि मीरा की आयु 22 मानी थी तो मीरा की आयु आ गई 10 वर्ष। अब माँ की आयु की बात करें तो माँ की आयु 4 गुनी है, क्योंकि दोस्तों x बराबर था 4 गुणा 22, तो 4 और 22 का मान है 10, तो 10 चौक 40। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर सी। दोस्तों इसे एक और तरह से कर सकते हैं शॉर्ट विधि से। तो इस तरह से देखें, जैसे ये तो माँ है और ये है मीरा। यहाँ कहा है कि मीरा की अगर 1 होगी तो माँ की 4 हो जाएगी, माँ की 4 हो जाएगी, माँ और मीरा। मीरा की अगर 1 है तो माँ की 4 हो जाएगी दोस्तों। और आगे कहा है कि जब माँ की 3 गुनी होगी, कब? 5 साल बाद। तो दोस्तों जब ये 5 साल बाद हो जाएगी तब हम क्या करेंगे, इनका इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 एकम 4 यहाँ लिख देंगे, 3 एकम 3 यहाँ लिख देंगे, और दोस्तों फिर यहाँ पर इनका गुणा करेंगे, 5 तिया 15 यहाँ लिख देंगे नीचे, और 5 एकम 5 यहाँ लिख देंगे। तो दोस्तों इन दोनों का जो अंतर होगा वो इन दोनों के अंतर के बराबर होगा। तो 4 और 3 का अंतर कितना है दोस्तों? 1 हो गया, और 1 अंतर बराबर कितना हो गया? 15, और 5 का अंतर 10 के बराबर हो गया। तो दोस्तों 1 का अंतर जो है वो 10 के बराबर है, और मीरा की आयु 1 मानी थी और माँ की वर्तमान आयु 4 गुनी थी, तो माँ की यहाँ से भी 40 हो जाएगी। तो दोस्तों इस तरह से भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न 19 नंबर, किसी युगपत समीकरण को हल करने में कितनी विधियों की सहायता ली जा सकती है? तो दोस्तों युगपत समीकरण को हल करने के लिए 2 विधियों की सहायता ली जा सकती है। अगला प्रश्न 20 नंबर,
यदि किसी भिन्न के अंश और हर में क्रमशः 1 घटा दें तो नई भिन्न का मान 1/5 हो जाता है। यदि उसके अंश और हर में क्रमशः 1 जोड़ दें तो नई भिन्न का मान 1/3 हो जाता है। वह भिन्न क्या है? तो दोस्तों मान लेते हैं कि भिन्न x/y है। भिन्न को मान लेते हैं कि x/y है। अब पहली शर्त से क्या है कि यदि 1 घटा दिया जाए तो 1 घटा दो, इसमें से y में से भी 1 घटा दो, तो दोस्तों ये क्या हो जाती है? 1/5 हो जाती है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x माइनस 5 x माइनस 1/y माइनस 1 बराबर 1/5। तो दोस्तों क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 5x माइनस 5 बराबर y माइनस 1। अब दोस्तों क्या करेंगे? y को x वाली पक्ष की ओर ले लेंगे तो हो जाएगा 5x माइनस y बराबर, और दोस्तों ये इधर 5 जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। अब प्लस के 5 में से 1 घट जाएगा तो ये 4 बचेगा। ये हो गया पहली शर्त से। दूसरी शर्त क्या है दोस्तों? यदि उसके अंश और हर में क्रम से 1 जोड़ दिया जाए तो x प्लस 1/y प्लस 1 बराबर कितना हो जाता है? ये 1/3 का हो जाता है दोस्तों। तो अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3x प्लस 3 इजकल टू y प्लस 1। अब दोस्तों y को फिर इस पक्ष में ले आएंगे तो ये हो जाएगा 3x माइनस y, और दोस्तों फिर क्या कर देंगे? ये 3 इधर जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया और ये इक्वेशन सेकंड हो गया। अब इन्हीं दोनों समीकरणों को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं, थोड़ा सा इसे ऊपर बढ़ाते हैं। क्या था दोस्तों? 5x माइनस y बराबर 4, और इधर था दोस्तों 3x माइनस y बराबर माइनस का 2। अब क्या करेंगे? इन दोनों को घटा देंगे। जब घटाएंगे तो इस तरह से निशान बदल जाएंगे। इससे ये ख़त्म हो जाएगा। 5 में से 3 जाएगा तो 2x बचेगा, और दोस्तों ये 4 और 2 6 हो जाएगा। यहाँ से x का वैल्यू देखेंगे तो हो जाएगा 2 तिया 6, x का वैल्यू 3 हो जाएगा दोस्तों। अब इस 3 वैल्यू को किसी भी समीकरण में रख देंगे, चाहे यहाँ रख दो, चाहे इसमें रख दो, चाहे इसमें चाहे इसमें। तो दोस्तों हम रख लेते हैं पहले समीकरण में, तो 5 गुणा 3 माइनस y बराबर 4, ये हो जाएगा 5 तिया 15 माइनस y बराबर 4। दोस्तों y को दूसरे पक्ष में लाएंगे और 4 को इस पक्ष में लाएंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों y बराबर 15 में से 4 घटेगा तो बचेगा 11। तो दोस्तों x/y भिन्न मानी थी, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 3/11। दोस्तों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 3/11। और इसे विकल्प से भी कर सकते हैं। विकल्प से कैसे करेंगे? पहले दिया है कि क्रम से 1 घटा दें, तो दोस्तों जब 1 यहाँ से घटाएंगे इस वाली भिन्न में तो 1/8 बचेगा, तो 1/5 बता रहा नहीं हुआ। यहाँ घटाएंगे तो ये हो जाएगा 2/12। तो दोस्तों 2 छः मारे 1/6 हुआ, लेकिन 1/5 की बात कही गई है। यहाँ घटाएंगे तो दोस्तों यहाँ हो जाएगा 3/12, तो 1/4 हुआ दोस्तों यहाँ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर डी। इस तरह से भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, विद्यालय की बास्केटबॉल टीम द्वारा 10 मैचों में प्राप्त अंक निम्नवत हैं। मैच के अंकों की माध्यिका बताओ। तो दोस्तों जब भी माध्यिका ज्ञात करनी हो तो सबसे पहले जो अंक दिए हों उन्हें असेंडिंग या डिसेंडिंग, आरोही या अवरोही क्रम में लगा लेते हैं। तो दोस्तों लगाते हैं सबसे पहले आरोही क्रम में। सबसे पहले 8 आ जाएगा, 8 के बाद दोस्तों 9 आएगा, और 9 के बाद दोस्तों 10 आएगा, फिर ये वाला 10 आ जाएगा, उसके बाद 11 आएगा, 11 के बाद दोस्तों 12 आ जाएगा, 12 के बाद फिर दोस्तों 13, 19 और 20, 13, 19 और 20। अब दोस्तों माध्यिका ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं? इनको गिनते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये कौन सा छूट गया दोस्तों? 20 के बाद 22 और है दोस्तों, 22। अब ये हो गया। अब इसमें क्या करते हैं? जितने
स्टेप पीछे से काटेंगे उतने ही आगे से काटेंगे, बीच वाले 2 स्टेप बचेंगे उनका ही जो मध्यमान होगा वही माध्य का होगा। तो 8 इधर से 22, 9 इधर से 20, सॉरी दोस्तों दोबारा लिखता हूँ, 8 9 10 10 10 10 8 9, उसके बाद बचा दोस्तों 11, 11 के बाद 12, 12 के बाद 13, 13 के बाद 19, 20 और 22। दोस्तों इस तरह से काटेंगे, 1 इधर से 1, 10 19 10 13। अब दोस्तों ये जो बचा 11 और 12, इन दोनों को जोड़ो, 11 + 12/2, ये हो जाएगा 11 12 23/2। इसमें इसका भाग दे लेंगे तो ये हो जाएगा 11.5। तो इसकी मध्य का क्या हो जाएगी दोस्तों, 11.5। इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर डी। अगला प्रश्न है, किसी चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या क्या होते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जानते हैं चक्रीय चतुर्भुज क्या है। जब कोई एक वृत्त हो और वृत्त में एक ऐसा चक्रीय चतुर्भुज जिसके चारों कोण वृत्त की दीवारों को टच करें, चारों कोण वृत्त की दीवारों को टच कर रहे हो, तो दोस्तों ऐसे चतुर्भुज को चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। और इसके जो सम्मुख कोण होते हैं ये एक दूसरे के संपूरक होते हैं। दोस्तों कैसे होते हैं, संपूरक। संपूरक कोण जो होते हैं उन दोनों कोणों का योग 180 अंश होता है। कितना होता है दोस्तों, 180। अगर एक कोई कोण थीटा है और अब पूछा जाए इसका संपूरक कोण कितना हो जाएगा, तो 180 माइनस थीटा इसका संपूरक कोण हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं प्रश्नों को। प्रश्न नंबर 22, किसी चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण कैसे होते हैं। तो दोस्तों जो सम्मुख कोण होते हैं वो संपूरक होते हैं, आमने सामने कोणों का योग 180 अंश होता है। अगला प्रश्न, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग कितना होता है। दोस्तों 180 अंश होता है। चक्रीय चतुर्भुज के कितने चक्रीय बिंदु वृत्त पर मिलते हैं। तो दोस्तों चारों के चारों बिंदु वृत्त पर मिलते हैं। अगला प्रश्न है, किसने कहा है सांख्यिकी अनुमानों तथा संभावनाओं का विज्ञान है। तो दोस्तों यह कथन बोडिंगटन का है। किसका है दोस्तों, बोडिंगटन का है। अगला प्रश्न है, अंक वितरण में सबसे बड़े अंक और सबसे छोटे अंक को क्या कहते हैं। तो दोस्तों सबसे छोटे अंक और सबसे बड़े अंक को हम प्रसार कहते हैं, रेंज कहते हैं। जैसे अगर कोई श्रृंखला लिखी है और उसमें से सबसे बड़ा अंक ले लिया, जैसे माना सबसे बड़ा अंक 28 लिखा और सबसे छोटा अंक 1 लिखा है, तो इन दोनों अंकों को क्या कहते हैं, प्रसार कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, प्रसार। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप हैं। तो दोस्तों केंद्रीय प्रवृत्ति के माप मध्यमान, मध्यांक, बहुलांक, ये तीनों है। इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर डी। अगला प्रश्न है दोस्तों, गुणात्मक वर्गीकरण में वर्गों का निर्माण किसके आधार पर होता है। तो दोस्तों गुणात्मक वर्गीकरण में वर्गों का आधार जो होता है वो गुणों के आधार पर होता है। अगला प्रश्न है, मध्यमान की प्रत्यक्ष विधि का सूत्र है। मध्यमान की प्रत्यक्ष विधि का सूत्र। तो दोस्तों जब प्रत्यक्ष विधि की बात करें तो मध्यमान बराबर होता है सिग्मा x/n, सिग्मा x/n। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, 30 नंबर, निम्न संख्याओं का मध्यमान है। तो दोस्तों इसी प्रकार के मध्यमान को हम, हाँ दोस्तों, तो 30 नंबर जो प्रश्न है उसका मध्यमान हम प्रत्यक्ष विधि से ही ज्ञात करते हैं। इसको जो मान दिया है इसे हम x मान लेते हैं। इसमें क्या करते हैं, इस x को जोड़ लेते हैं। सिग्मा का मतलब क्या होता है दोस्तों, जोड़ना। तो इसे जोड़ेंगे, 6 और 8, 8 और 6 14, 14 और 9 23, 23 और 3 36, 36 और 14 दोस्तों 50। और जो 50 हो गया, इसमें इसकी कितने पद हैं, 1 2 3 4 5। तो इसमें क्या करेंगे दोस्तों, 50 में 5 का भाग दे देंगे और ये हो जाएगा 10। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर सी, 10। अगला प्रश्न है, आवर्ती वितरण में जिस संख्या की पुनरावृत्ति अधिक बार होती है उसे क्या कहते हैं दोस्तों। तो उसे बहुलांक कहते हैं या बहुलक कहते हैं। अगला प्रश्न 32 नंबर, मध्यमान का प्रयोग किसी परिस्थिति में किया जाता है। तो दोस्तों मध्यमान का प्रयोग तब करते हैं जब मानक विचलन ज्ञात करना होता है। अगला प्रश्न 33 नंबर, केंद्रीय प्रवृत्ति का मान वह मान है जो समस्त आंकड़ों का श्रेष्ठतम प्रतिनिधित्व करता है। केंद्रीय प्रवृत्ति की यह परिभाषा किसने दी है। तो दोस्तों केंद्रीय प्रवृत्ति की यह परिभाषा रॉस महोदय ने दी है। अगला प्रश्न है, मध्यांक किन कारणों से लाभकारी है। तो दोस्तों मध्यांक किन कारणों से लाभकारी है। तो मध्यांक एक सरल विधि है, बिल्कुल।
अंकगणितीय पद्धति पर निर्भर है, बिल्कुल तुलना संभव है, ये सभी ठीक हैं इसके। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।